हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है कंपनी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एनवीओसीसी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग वाला होता है, कस्टम क्लियरेंस और जो ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करने का जो काम होता है, तो वो सारे जो भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, प्राइमरीली अगर हम देखेंगे, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो इंडिया के अंदर ही बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो करंटली श्रीलंका, चाइना, मलेशिया और मिडल ईस्ट और सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर भी हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस अभी नजर आता है। अगर हम कंपनी के देखेंगे तो कौन कौन सी एरियाज के अंदर ये कंपनी अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो देखिए, फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, कस्टम क्लियरेंस हो गया और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे कंपनी ने एक होली ओन्ड सब्सिडरी इनकी जो है उसका नाम है आशीर्वाद शिपिंग लिमिटेड। तो वहाँ पे कंपनी कस्टम क्लियरिंग की जो सर्विसेज होती है उस कंपनी के थ्रू वहाँ पे कंपनी कस्टम क्लियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और अभी रिसेंटली कंपनी ने एक सिंगापुर के अंदर एक ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक्स करके उन्होंने एक और कंपनी खोली है। तो वहाँ पे जो एनवीओसीसी की जो सर्विसेज होती है वो वहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो एक स्पेसिफाइड एक अलग सर्विसेज के लिए यहाँ पे एक अलग सब्सिडरी कंपनी बना के यहाँ पे काम करने का ये कंपनी काम कर रही है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कंपनी का आईपीओ यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंटेनर्स है वो यहाँ पे कंपनी को खरीदने हैं, यानी कि जो उनकी सब्सिडरी है तो उसके लिए वहाँ पे कंपनी को कंटेनर्स खरीदने हैं और इसीलिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हार्डली 5 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, तो वहाँ पे आप आईपीओ के एक्सपेंसिस भी ले लोगे जिसमें से लगभग 30 से 35 लाख का आपका जो आईपीओ का एक्सपेंस है वही लगने वाला है। उसके अलावा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उसी में फुलफिल हो जाएगी और आप कंटेनर भी उतने में ही खरीद लोगे। तो मुझे लगता है ये 5 करोड़ में इतना कैसे हो जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें यहाँ पे अच्छी हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रविंद्र कुमार चंद्र जोशी जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। फिर नैतिक रविंद्र कुमार जोशी और उसके अलावा दीप्ति रविंद्र भाई जोशी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे टोटल एसेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे अभी लगभग 8 से 9 महीने का डेटा ही हमारे पास में कंपनी का अवेलेबल है। उससे पहले का डेटा कंपनी का हमारे पास में यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, लगभग 8 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी लगभग अगर आप देखोगे 10 महीने के लगभग यहाँ पे कंपनी ने जो रेवेन्यू का नंबर है, लगभग 10 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है और लगभग 35 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 50 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे ये ईयर में कंपनी हमें एंड होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम बोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 2 करोड़ के लगभग का बोरिंग हमें नजर आता है। और अभी 5 करोड़ का इक्विटी कंपनी रेज कर रही है, तो वहाँ पे इक्विटी कंपनी का बढ़ जाएगा, तो डेट टू इक्विटी यहाँ पे कंपनी का हमें यहाँ पे काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे यहाँ पे हमें नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 20 जनवरी को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि परसों ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 24 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 10 रुपए पर शेयर की यहाँ पे फेस वैल्यू हमें कंपनी की नजर आती है। लगभग 71 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 1,13,000 1,14,000 के लगभग की एक लॉट की एप्लीकेशन यहाँ पे लगेगी। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 11 लाख का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है और उसमें जो 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 2 करोड़ 55 लाख रुपीस के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। तो उसमें से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम मार्केट के मेकर की अगर हम बात करेंगे तो सनफ्लावर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड हमें यहाँ पे ये मार्केट मेकर हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 31 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 1 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 2 फरवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यानी कि जो बजट वाला डे है, यानी कि 1 फरवरी को बजट का डे है और उसी के जस्ट नेक्स्ट दिन हमें यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी और जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,13,600 रुपए लगेंगे। और अगर आपको HNI में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम एप्लीकेशन लगाने के लिए यहाँ पे 2 लॉट की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर 2,27,200 रुपीज लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको HNI में एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके पास में हार्डली 4-5 लॉट के पैसे अगर आपके पास में है तो मेरे ख्याल से अलग अलग रिटेल के लिए आपको अलग अलग अकाउंट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, तो उसके अंदर लॉटरी बेसिस पे आपको लोकेशन मिलेगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। तो HNI में नॉर्मली जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यहाँ पे अलॉटमेंट दी जाती है, यानी कि अगर IPO 100 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होता है तो अगर आपने 100 लॉट की एप्लीकेशन लगाई होगी तो ये आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 5 या 6 के पी रेशियो पे कंपनी का IPO आ रहा है। अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे हार्डली 20 या 25 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी का लिस्टिंग के बाद में जो इश्यू प्राइस है उसके ऊपर आने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे अभी जो एरिस्टो बायोटेक करके जो IPO अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि लगभग 100 टाइम्स को IPO सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर 100 टाइम्स अगर वो IPO सब्सक्राइब हो जाता है तो लगभग 1300 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। और अगर अभी आने वाले वीक में अडानी एंटरप्राइज का FPO भी आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का वहाँ भी हमें नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी लिक्विडिटी यहाँ पे हो सकता है कि काफी ज्यादा ब्लॉक रहेगी। लेकिन देखिए हार्डली 5 करोड़ का IPO तो टोटली सब्सक्राइब हमें होता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि 5 से 6 टाइम तो ये डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए 5 से 6 करोड़ का IPO है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो डाउन साइड रिस्क काफी कम नजर आता है। मुझे लगता है कि 10 से 15% के जो लिस्टिंग है ना वो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं लिस्टिंग के ऊपर। उसके बाद में मेरा व्यू नहीं रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है एरिस्टो बायोटेक के अंदर अप्लाई करने के बाद में, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको लिस्टिंग अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो यहाँ पर लिस्टिंग के दिन आपको सेल कर देना चाहिए, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो मेरे ख्याल से कंपनी को आपको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ट्रांसवॉयल लॉजिस्टिक्स के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।